गलत तरीके से दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसाए गए अफराद को माफ तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी भी जरूरी है। संजय निरुपम के मुताबिक दहशतगर्दी का मसला रास्त तौर पर मरकजी हुकूमत से जुड़ा है। घटनाओं में जो लोग शामिल हैं वो सिर्फ राज्य का विषय नहीं है, यह एक केंद्रीय सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार और उसकी जो एजेंसियां होती हैं वो अपने छानबीन के बाद गिरफ्तार करती हैं और उसके बाद राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे जो भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से अनजाने में आतंकवादी के तौर पर गिरफ्तार हो गया है तो निश्चित तौर पर उसको माफ करना चाहिए, लेकिन उसको माफ करने की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र सरकार को शामिल किए बगैर निर्णय नहीं हो सकता। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने हमजिनसी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट में इस मसले पर गौर किया जाएगा और दस्तूर में हमजिन्स परस्तों समेत मुल्क के हर शहरी को जिंदगी और आजादी की जमानत को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को जायज ठहराए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए उसे नाजायज करार दिया था। ताहम अदालत ने कहा था कि पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए दफा 377 में मुनासिब तब्दीली की जा सकती है और इसमें अदलिया का कोई रोल नहीं है। हमजिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में हुकूमत भी दफा 377 में तब्दीली करने की बात कर रही है। वज़ीर कानून कपिल सिब्बल का कहना है कि यह कानून 19वीं सदी की सोच पर वजूद में आया था, जिसे बदलना वक्त की अहम जरूरत है। काबिल गौर है कि वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि अदालत उज़्मा के फैसले को गलत बताते हुए नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। बदलाव होना चाहिए। वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है मैं समझता हूं वे 19वीं सदी में जब ये कानून बना था उसके माइंडसेट का फैसला है और हम समझते हैं कि इसमें बदलाव तुरंत लाना चाहिए। लाखों की तादाद में लोग इससे प्रभावित होंगे और मैं नहीं समझता कि उनको कानून के शिकंजे में हमें फंसाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून में बदलाव नहीं लाया गया तो निश्चित रूप से कानून के शिकंजे में फंसेंगे। सेक्शन 377 जो पीनल कोड का है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो एडल्ट कंसेंसुअल रिलेशनशिप हो। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें कानून का बदलाव जल्द से जल्द होना चाहिए। लोकपाल बिल हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है, यह कहना है पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ का। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि चूंकि लोकपाल बिल राज्यसभा में ज़ेल इल्तिवा है, लिहाजा इस सिलसिले में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी हुई है और कल इस बिल को राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब एनसीपी ने लोकपाल बिल की हिमायत की है। बिल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमने अभी बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग राज्यसभा की हुई है, क्योंकि ये बिल राज्यसभा में है और गवर्नमेंट की तरफ से मैंने कहा है कि ये हमारी सबसे मुख्य प्राथमिकता है और हम इसे कल के बिजनेस में राज्यसभा में लिस्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकपाल बिल की हिमायत नहीं करेगी। राम गोपाल यादव पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। लोकपाल बिल कहीं नहीं आ रहा है, ये मूर्ख बना रहे लोगों को। क्या आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कोई सवाल नहीं सपोर्ट करने। क्यों आपत्ति क्या है? आपत्ति ये हमको बताएंगे जब बोलेंगे वहाँ। सर आप इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे? लोकपाल यदि मानिए अभी जैसे तो वहाँ में क्यों ये बातें कर रहे हैं? अगर आएगा तो सर आप विरोध करेंगे? बोल तो दिया यार, एक ही चीज पूछी जाएगा। पार्लियामेंट में आज चौथे रोज भी तेलंगाना मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात और दीगर मामलों पर हंगामाराई हुई। जेडीयू के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के खत के मामले पर भी एहतजाज किया। सुशील कुमार शिंदे ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के नाम अपने खत में नक्सल मसले से निपटने में नाकामी का इल्जाम लगाया था। जेडीयू अरकान ने इसे तौहीन आमेज खत से ताबीर किया। बीएसपी के अरकान ने ऐवान में अखबारी रिपोर्टरों को नुमाया करते हुए मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात के मामले पर एहतजाज किया। ऐवान में हंगामाराई को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई को भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में शुरू हंगामे के दौरान
जनरल और रेलवेज की ग्रांट के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दी गई। तश्कील तेलंगाना मामला फिर एक नया मोड़ ले लिया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश तकसीम बिल को रियासत के चीफ सेक्रेटरी को रवाना कर दिया है, जबकि सदर जमहूरिया ने असेंबली की राय के लिए 23 जनवरी 2014 तक वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना बिल पर माहिरीन कानून की राय हासिल करने के बाद ही बिल को मरकजी वजारत दाखिला के जरिए रियासत को रवाना किया है, जबकि बिल को लेकर सदर जमहूरिया के रद्दमल के ताल्लुक को तफसील दस्तयाब नहीं है। कहा जा रहा है कि असेंबली में बिल को लेकर कोई वोटिंग नहीं होगी, ताहम अवामी नुमाइंदे सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि असेंबली में बिल की पेशकशी के ताल्लुक से जल्द फैसला किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज हो गया। तेलंगाना मामले को लेकर असेंबली के आगाज का पहला दिन हंगामा खेज होने का अंदाजा लगाया था। ताहम नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग लड़ने वाले नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश करने के बाद इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश असेंबली में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला को खराज अकीदत पेश किया गया। असेंबली के सरमाई इजलास के पहले रोज नेल्सन मंडेला के इंतकाल पर एक ताजियाती करारदाद पेश की गई। इस मौके पर बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के अलावा तेलुगु देशम, YSRCP, CPI, CPM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश की। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि पूरी दुनिया एक अजीम लीडर से महरूम हो गई है। दक्षिण अफ्रीका माजी अध्यक्षुడు శ్రీ నెల్సన్ మండేలా గారి మృతి ఈ సభ తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతిని విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది. ఆ దేశ ప్రజలకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటిస్తున్నది. మానవ జాతి చరిత్రలో మండేలా ఒక మహాశిఖరం. అన్యాయం అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. ఆయన చనిపోవడం అనేది ఎవరూ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. पहले ये साउथ अफ्रीका में पहले सियाफाम सदर थे। ये पहली मर्तबा सियाफाम लोगों में से इनको सदर मुंतखब किया गया था और इनको काफी 250 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, एजाजात मिले, जिसमें नोबेल पीस प्राइज के अलावा हिंदुस्तान का भारत रत्न भी शामिल है। वो निहायत ही हरदिल अजीज थे और लोगों में काफी मकबूलियत के अलावा लोग साउथ अफ्रीकन में वो सबके चहीते थे। मैं उनके इंतकाल पर उनके फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं और ताजियत पेश करता हूं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया। नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश करने के बाद सीमांध्र से ताल्लुक वाले लीडरों ने ऐवान के दरमियान पहुंचकर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में नारेबाजी की। एहतजाजियों ने सेव आंध्र प्रदेश के नारे लगाते हुए तश्कील तेलंगाना से मुताल्लिक फैसले को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की, जिसके बाद असेंबली के स्पीकर एम मनोहर ने इजलास को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। डॉक्टर रमन सिंह ने आज छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के तौर पर तीसरी बार ओहदे का हलफ लिया। हलफबरदारी की शानदार तकरीब दारुल हुकूमत रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किद हुई। रियासती गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में एलके अडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया समेत तमाम सरकर्दा लीडर मौजूद थे। एनडीए हलीफ जमातों और कांग्रेस के लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं डॉक्टर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुरूप न्याय करूंगा। अभिवादन स्वीकार करते हुए सबको अभिवादन देते हुए जा रहे हैं।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने रियासत के सियासी तातुल को खत्म करने की पहल की है। नजीब जंग ने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन को आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादले ख्याल के लिए बुलाया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और आइए इस मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदे पुष्कल से। पुष्कल, जिस तरह से नजीब जंग ने आज बीजेपी के हर्षवर्धन को बुलाया है कि किस तरह से हुकूमत साजी की जाए, क्या लगता है आपको? देखिए हीरा जी, मैं बता दूं कि अभी जिस तरह से सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियां के मन में सरकार बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से कल देर रात एलजी ने हर्षवर्धन को फोन करके बुलाया था और आज सुबह हर्षवर्धन फिलहाल रायपुर में मौजूद थे शपथ लेने वाले, उसके बाद वो 5:30 के बाद हो सकता है कि एलजी हाउस में आए और अपने आंकड़े को एलजी के सामने रखे। तो कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी सरकार बनाने की जो उत्सुकता है वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी पहले ही घोषणा कर चुकी है जो सरकार नहीं बनाएगी और विपक्ष में बैठेगी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद पर विराम जरूर लग रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से आज सुबह एलजी ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की थी कि अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद सरकार कैसे चलेगी और दिल्ली कैसे चलेगी, उस पर काफी लंबा विचार विमर्श जरूर किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जरूर आएंगे और अपने जो बीजेपी के जो आंकड़े हैं उसको जरूर पेश करेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने एलजी में बीजेपी को आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। लेकिन उसके पहले उन्होंने बीजेपी के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन है उनको जरूर बुलाया है। उनसे पूछताछ, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बीजेपी का क्या मकसद है, बीजेपी क्या सरकार बनाएगी, तो उन्हें अगर बनाने का कुछ ऐसा ऑफर मिलता है तो मुझे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में इस पूरे मामले में एक तरह से संकेत जरूर दे रहे हैं, जिस तरह से संघ इस पूरे मामले को ले रही है अपने तरीके से, उससे साफ तौर से जिससे संघ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संघ जरूर चाहता है कि बीजेपी में सरकार बनाए, भले वो अल्पमत की सरकार हो। जिस तरह से वाजपेयी जी के शासन में हुआ था, वाजपेयी जी उस समय अल्पमत के प्रधानमंत्री बने थे, वैसे वो संघ चाहता है कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाए ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि बीजेपी भले ही आंकड़े को नहीं छू पाई है लेकिन उन्होंने सरकार जरूर बनाया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी इस पूरे मामले कयास ही लगाए जा सकते हैं। और इसके बाद जी पुष्कल, और एक चीज जानना चाहेंगे, दोनों पार्टियों ने अब तक साफ तौर पर कहा है कि सरकार नहीं बनाएंगे, जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने एक ऑफर भी दिया था दबे अंदाज में मीडिया के सामने कि अगर कोई दीगर पार्टियों में घुटन महसूस कर रहा है तो उससे बाहर आए, साथ आए, सरकार बनाए। तो इसका कुछ असर हुआ है? देखिए अभी तक तो कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के आईएएस खेमका को उन्होंने कहा था कि अगर वो आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें हरियाणा का चीफ बनाया जा सकता है। और कल जिस तरह से कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी उत्साहित जरूर है। लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास 36 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो जनता के साथ एक तरह से जिस तरह से लोगों की धारणा है कि जनता के साथ धोखा जरूर आम आदमी पार्टी कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने और बिना समर्थन उन्हें सपोर्ट देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सरकार बना लेनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी के पास कांग्रेस का जिस तरह से मतभेद जिस तरह कांग्रेस को लेकिन पुष्कल मजबूरी ये है आम आदमी पार्टी के साथ, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों चोर हैं। तो क्या जब ये बिना शर्त भले ही सपोर्ट करे कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है या कांग्रेस साथ आती है, तो फिर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। आप इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले कहते हैं चोर है, और इलेक्शन के बाद जब बिना शर्त सपोर्ट मिलता है तो आप सपोर्ट ले रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा शक नहीं होगा और ज्यादा शक के घेरे में आ जाएगी आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल जिलानी, ये भी एक
ये जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हेल्प करती है, अगर कांग्रेस का हेल्प लेती है सरकार बनाने में, तो कहीं ना कहीं जनता के सामने उनकी इमेज जरूर खराब होगी। क्योंकि जिस जनता के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस और बीजेपी की खिंचाई की थी और उनके विरुद्ध लड़ा था, तो कहीं ना कहीं और जनता जिस तरह से उन्हें इस तरह की सीट जीत के दी है, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह से घाटा जरूर होगा कि अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें आगे जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है अगर अगला चुनाव होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उपराज्य के पास विकल्प दिखाई दे रहा है, अगर 17 तक सरकार नहीं बनती है तो ये पूरा जो रास्ता है दिल्ली और राष्ट्रपति शासन की तरफ रुक कर जाएगा। और जिस तरह से आज राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने तमाम दिल्ली सरकार के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की थी, तो कहीं न कहीं जी पुष्कर लगता है कि जी पुष्कर और चीज जानना चाहेंगे। हर्षवर्धन को तो नजीब जंग ने बुलाया है, क्या केजरीवाल को भी बुलाएंगे इसके बाद? क्योंकि केजरीवाल अन्ना के पास नहीं गए। अन्ना हजारे की जो वहां पर मीटिंग चल रही है लोकपाल जन लोकपाल बिल को लेकर, जिस तरह से तहरीक चल रही है उसमें वो वहां पर शामिल नहीं हुए, तो क्या वजह रही कि केजरीवाल अभी दिल्ली में है? देखिए, कल जिस तरह से केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता अपने वॉलेंटियर के सामने ऐलान किया था कि वो कल राड़ेगंज जाएंगे और अन्ना के आंदोलन में भाग लेंगे, और जहां तक उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके साथ तमाम कुमार विश्वास से गोपाल राय, संजय सिंह जाएंगे, लेकिन वो मंच पर शेयर नहीं करेंगे, वो अन्ना के साथ है। लेकिन एकाएक उन्होंने सुबह ये कहा कि वो बीमार है और नहीं जा सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगा था, क्योंकि काफी दिनों से वो बीमार जरूर चल रहा है। जिस तरह से चुनावी पूरी जो मूवमेंट चल रहा था, वो काफी दिनों से बीमार भी थे। और बीमार जरूर है पुष्कर, बीमार जरूर है केजरीवाल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी हर्षवर्धन को नजीब जंग ने बुलाया है, गवर्नर ने, तो क्या केजरीवाल को भी बुलाएंगे इस आस में वो रहे कि आज गवर्नर से उनकी मीटिंग हो सकती है? ये एक वजह हो सकती है। देखिए जिलानी, मैं बता दूं कि गवर्नर पहले सबसे लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएगी, खासकर बीजेपी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। अगर बीजेपी मना करती है सरकार बनाने के लिए, तो उसके बाद एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी बढ़ता है। उसके बाद हो सकता है कि आज अगर हर्षवर्धन सरकार बनाने के लिए मना करते हैं, तो कल सुबह हो सकता है कि वहां से उन्हें भी न्योता दे कि वो सरकार बनाए, उन्हें आना पड़ेगा। तो ये जरूर हो सकता है कि आज उनके रानीगंज जाने का मकसद ये भी हो सकता है कि आज अगर बीजेपी मना करती है तो कल आम आदमी पार्टी को भी एक दिन बुला सकते हैं। जी शुक्रिया पुष्कर इस तमाम तफसीलात के लिए। ये थे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पुष्कर, तफसीलात दे रहे थे कि हर्षवर्धन को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज बुलाया है। इसके बाद हो सकता है केजरीवाल को भी वो बुलाएं। दिल्ली में बहरहाल एक बड़ा अजीब और गरीब माहौल है कि सरकार कोई नहीं बनाना चाहता। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास का कहना है कि अन्ना हजारे की शख्सियत अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के लीडरों और
कारकुनों के लिए मुस्तकिल तौर पर तरगीब देने वाली है। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनकी मशकूर है कि उन्होंने मुल्क में करप्शन के खिलाफ आवाम को जगाया। विश्वास ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि भूख हड़ताल की वजह से अन्ना की बिगड़ती सेहत को देखते हुए जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में फौरन पास किया जाए। विश्वास ने यह यकीन भी दिलाया कि उनकी पार्टी मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वाज़ेह है कि आज कुमार विश्वास ने अपनी पार्टी के दूसरे लीडरों संजय सिंह और गोपाल राय के साथ अन्ना से मुलाकात की। नाविक की ऊर्जा से ही बाहर का इलेक्ट्रॉन चलता है। अन्ना हमारे नाविक हैं और हम सब उनके इलेक्ट्रॉन है। अगर आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो अन्ना जी की वजह से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, उन्होंने कहा कि आप अन्ना का चित्र तो नहीं लगा सकते। मैंने कहा अन्ना की इच्छा ही हमारे लिए आज्ञा है, अन्ना का आदेश ही हमारे लिए अध्यादेश है और हमको अपना कोई काम आगे करने के लिए अन्ना जी के चित्र को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अन्ना का चित्र हमारे हृदय में है। जब भी विनम्रता से नीचे सिर झुकाते हैं हमें उनका चित्र दिखाई देता है। हमें उनकी आप लीडर कुमार विश्वास राहुल गांधी को अमेठी में चुनौती देने को तैयार हैं। कांग्रेस ने इस मामले को अहमियत देने से इनकार कर दिया है। पार्टी लीडर पीसी चाको का कहना है कि मध्य मुकाबले में हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती है, इसलिए इस मामले की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मिली गैर मुतवक्का कामयाबी से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आते हैं। पार्टी के रोहे रवां अरविंद केजरीवाल ने रास्त मुकाबले में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर भी एक नजीर कायम कर दी है। आम आदमी पार्टी अब रास्त तौर पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के एक लीडर कुमार विश्वास ने अमेठी लोकसभा हलके से राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। और फिर अगर टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे और अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वंशवाद की इस आखिरी बेल को समाप्त करके आएंगे। सर आप मानते हैं टफ होगा? कोई टफ ना नहीं होगा। जनता का चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है, इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है। तो अमेठी इस बात का हिसाब किताब करेगी। मैं थोड़ी लड़ने जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि देश के सबसे बड़े साहबजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं। मैं छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता फकीर जीतता है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने कुमार विश्वास के ऐलान को अहमियत देने से इनकार किया है। कांग्रेस के एक लीडर पीसी चाको का कहना है कि किसके मुकाबिल कौन ठहरता है इसकी कोई सियासी अहमियत नहीं है। Other parties putting up any candidate against whom, this is none of our concern. We have nothing to react on that. Who is the candidate put up by other parties? How are we concerned about that? We don't attach any importance to such statements. आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा Whoever it is, Aam Aadmi Party or BJP putting up their candidate in a constituency is their choice. And I don't think that it has any political significance or we don't take it seriously at all. कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी शोहरत और खबरों में रहने के लिए इस तरह के बयानात दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009-8009। अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार।
सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रिहाई मंच के सदर एडवोकेट मोहम्मद शोएब का कहना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुलजिमों की रिहाई के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मांग की। उनके मुताबिक कानूनी तौर पर भी इस फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की मंशा साफ होना जरूरी है। कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है। अगर हम सेक्शन 321 को पढ़ें तो उसमें जो प्रोविजो हैं उसमें साफ कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका से संबंधित कोई ऑफेंस है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हो, या फिर गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो उस ऑफेंस में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर इन्वॉल्व हो ऑफिशियल ड्यूटी का निर्वहन करने में। तो ऐसे मामलों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है उस ऑफेंस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। 321 से बहुत साफ कहता है और उसके प्रोविजन से बहुत ही क्लियर है ये मामला। ये जरूर है कि कुछ मामलात में जो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर कर दिया है कि ये मुकदमे वापस ले लीजिए, वो सीआरपीसी के में जो कुछ कहा गया उसके खिलाफ है। वो हम लोगों को पूरा इख्तियार था कि हम अपील में जाते, लेकिन इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ये दोनों फरीक हैं। इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इसका फैसला करा लिया जाए। पूर्णिया के परोरा गांव के पास जबरन कब्जा करके गुज़श्ता 16 महीनों से बसाए गए अगस्त नगर को मकामी इंतजामिया ने कार्रवाई करके तकरीबन खाली करा लिया है। कार्रवाई के दौरान कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। तकरीबन 1 दर्जन पुलिस एहलकार तीरों से किए गए हमले में जख्मी हो गए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इस ताल्लुक से मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। पिछले 16 महीने से आदिवासियों द्वारा जबरन कब्जा किए गए अगस्त नगर को आज पुलिस ने खाली कराने का अभियान छेड़ दिया है। इलाके में आगजनी हो गई है और फायरिंग भी हो रही है। दूसरी ओर से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इस तमाम कार्रवाई के बीच काफी अफरा तफरी है और यह देखना है कि यह कार्रवाई किस तरह से पूरी होती है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ राजेंद्र कुमार पाठक, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। शहर हैदराबाद में हर रोज कई गरीब खानदान शदीद सर्दी के बावजूद फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर फुटपाथ पर रात बसर करने वाले अफराद का ईटीवी ने जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये शेर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों की हालत को बयान कर रहा है। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है कि हिंदुस्तान में हजारों खानदान सर्दी की शिद्दत में भी फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। हैदराबाद की तरक्की के लाख दावे किए जाएं, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ पर कई गरीब खानदान बस और रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों, सबवेज, ग्राउंड्स, पार्कों और फ्लाई ओवर्स के अलावा दीगर मकामात पर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों की तादाद के एतबार से मुल्क में आंध्र प्रदेश को 5वां मकाम हासिल है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4,49,000 खानदान सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क के देही इलाकों में 1,92,000 अफराद फुटपाथों और दूसरे अवामी मकामात पर रात गुजारते हैं।
जबकि इसी तरह मुल्क के शहरी इलाकों में 2,56,000 खानदान सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 42,812 खानदान सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 45,211 खानदान बस और रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों, सबवेज, ग्राउंड्स, पार्कों, फ्लाई